अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, मियाँ नवाज शरीफ दिसंबर 2021 से पहले आ रहे हैं। नवाज शरीफ आ नहीं रहे, उन्हें लेकर आएंगे। नून लीग नवाज शरीफ के आने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको लाने की तारीखें देती रही। जहां मुस्लिम लीग नून की तरफ से बहुत से दावे हुए, वहां हुकूमत भी नवाज शरीफ को लंदन से लाने की बहुत सी प्लानिंग्स करती रही, आज भी कर रही है। एक नज़र डालते हैं नाजरीन के क्या क्या दावे होते रहे इस हवाले से। नवाज शरीफ इसी साल आ रहा है और नवाज शरीफ को ये चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर मुंतखब होने देंगे। मैंने कहा था मियाँ साहब दिसंबर में आ सकते हैं, जब मैं जाऊंगा हो सकता है मेरे साथ हो जाए या उसके बाद भी आ सकते हैं। बहुत जल्दी वापस आएंगे, मेरी तो ख्वाहिश है कि वो कल ही आ जाएं। हुकूमती दावे, हिज़्ब मुखालिफ की बातें, हुकूमती तारीखें, हिज़्ब इख्तलाफ की खबरें सब धरी की धरी रह गई और ये वाज़े हो गया कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियाँ नवाज शरीफ फ़िलहाल पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं। तो क्या आइंदा पीडीएम की 23 मार्च को शुरू होने वाली जो हुकूमत मुखालिफ तहरीक है, ये मियाँ साहब के बगैर ही चलेगी? क्योंकि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के वकील ने लाहौर हाई कोर्ट में उनकी तबीयत पर जो रिपोर्ट जमा कराई है, इसमें डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को सफ़र करने से रोक दिया है। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि कुलसूम नवाज़ की वफ़ात के बाद नवाज शरीफ जो है ये स्ट्रेस में है, यानी कि ज़हनी दबाव में है। वो एंजियोग्राफी कराए बगैर लंदन से नहीं जा सकते और अगर इलाज के बगैर पाकिस्तान गए तो उनकी हालत बिगड़ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी इस रिपोर्ट को जाली कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं ये भी देख लीजिए। नवाज शरीफ की बहुत ही एक दिलचस्प मेडिकल रिपोर्ट आज हाई कोर्ट में जमा कराई गई है, जिसमें एक डॉक्टर शॉल जो कि वाशिंगटन में रहते हैं, उन्होंने लंदन में रहने वाले नवाज शरीफ के बारे में ये कहा है कि वो मेडिकल हालत ऐसी नहीं है कि वो पाकिस्तान ट्रैवल कर सकें। इस तरह की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, सवाए इसके कि आप पाकिस्तान के कवानीन का मजाक उड़ा रहे हैं, इसके अलावा इसका कोई और मकसद नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि नवाज शरीफ के पास सबसे आसान रास्ता ये है कि वो पाकिस्तान के लोगों का पैसा वापस करें और उसके बाद वो लंदन में रहें। एक तरफ अब हुकूमत नवाज शरीफ के बाहर जाने के जो ज़मानती हैं मियाँ शहबाज शरीफ, उनके ख़िलाफ़ अदालत से रुजू कर चुकी है और दूसरी तरफ बरतानिया से मियाँ साहब को वापस लाने के लिए मुआहदों के दावे भी किए जा रहे हैं। लेकिन इस मेडिकल रिपोर्ट के बाद लगता है कुछ ऐसे है कि जब तक उन्हें सेहतमंद वो नहीं हो जाते, उन्हें इजाज़त नहीं मिल जाती उनके डॉक्टर से, तब तक वो पाकिस्तान नहीं आने वाले। मियाँ साहब की ताहयात नाअहली की सज़ा के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की गई थी, वो भी आज एतराज़ लगा कर मुस्तरद कर दी गई है। यानी वो अफवाह साज़ फैक्ट्रियाँ भी बंद हो गई हैं जिनका ये मानना था कि मियाँ साहब को दोबारा इलेक्शन के लिए अहल बनाकर और उनकी सज़ा ख़त्म करवा कर वापस लाने के लिए कोई डील हो रही है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की इस दरख्वास्त पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी तनकीद की। आज क्या कहा देखिए। जब तक कौम नहीं मिलकर लड़ती, कानून की बालादस्ती नहीं कायम होती। मैं जो मर्जी करूं, अगर हमारी कौम बड़े बड़े डाकुओं को वो नैब जा रहे हैं तो उनके ऊपर फूल फेंकेंगे। बड़ा इदारा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अदालत में जाके कहेगी कि जी देखें, एक आदमी जो चोरी करके मुल्क से बाहर भागा है, कन्विक्ट हुआ है, झूठ बोल के बाहर भागा है, वो कहें जी उसको फिर से मौका देना चाहिए, आगे फिर से वो मैच खेले। तो फिर चोरी में बुरी चीज क्या है? वही करप्शन, वही मनी लॉन्ड्रिंग और एहतसाब के वादे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के नवाज शरीफ मुखालिफ जो एक बयानिया है, इसमें तो कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई, लेकिन मौजूदा महंगाई और बहरानों को लेकर अपोजिशन की आइंदा हुकूमत मुखालिफ तहरीक खासी मुतहरिक हो सकती है, चाहे उसमें नवाज शरीफ हों या ना हो। नवाज शरीफ आते हैं या नहीं, इससे क़ता नज़र उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स पाकिस्तान आई हैं वो जाली हैं या असली हैं, हुकूमत इसे मानने को तैयार नहीं है। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं मियाँ जावेद लतीफ़ साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आपका। जावेद लतीफ़ साहब, आज जो नई मेडिकल रिपोर्ट्स लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराई गई हैं, उसमें तो वाज़े कहा गया है कि नवाज शरीफ की जो सेहत है इस वक्त उसको शदीद ख़तरात लाहक हैं। इस वक्त अगर वो इसी तरीके से पाकिस्तान आते हैं इलाज करवाए बग़ैर, शदीद उन्हें स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, ज़हनी दबाव है। बात यह है कि 2 सालों में उनका इलाज हो नहीं सका। हुकूमत भी कहती है कभी वो कहीं नज़र आते हैं, कभी कहीं घूमते फिरते नज़र आते हैं। इसका मतलब हुकूमत की तनकीद जायज़ है कि बहाना बनाकर झूठ बोलकर नवाज शरीफ वहाँ पर गए, रुके हुए हैं, क्योंकि वो यहाँ पर आना ही नहीं चाहते। यहाँ पर देखें, बदकिस्मती है कि रियासत पाकिस्तान पर ऐसे लोग मुसल्लत हैं जो अपनी ही तरह जानते हैं अदारों को,
जिस तरह आप खुद झूठ बोलते हैं उसी तरह समझते हैं कि दूसरे लोग भी झूठ बोलते होंगे। आप ये देखें कि हुकूमत वक्त के होते हुए अदारों ने जो मेडिकल रिपोर्ट दी और जिसकी बुनियाद पर उनको बाहर भेजा गया, कोई जेल तोड़ कर नहीं गए थे, कोई भाग के नहीं गए थे, इन्होंने खुद भिजवाया। और इनके वज़रा ये कहते हैं कि इमरान खान का अपना फ़ैसला था उस मेडिकल रिपोर्ट के बाद। अब आ जाएँ जो आज की रिपोर्ट आई है, जो हम कहते थे और जो मेडिकल रिपोर्ट्स उस वक्त की थी, इसका मतलब है कि वो भी ठीक थी और आज की रिपोर्ट के बाद। अब आ जाएं जो बात कर रहे हैं कि वो 2 साल से हम सुन रहे हैं वो आएंगे नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि मेडिकल उनकी जो कंडीशन है उसके बावजूद नवाज शरीफ ने जो पाकिस्तान की हालत इन 4 सालों में देख ली है, या अवाम की जो अबतर सूरत हाल वो देख रहे हैं, और पाकिस्तान की जो तबाही और बर्बादी इन्होंने 4 सालों में कर दी, उसके बाद नवाज शरीफ जिस पाकिस्तान के लिए जेल गए, जिस आवाम के लिए आइन कानून की बालादस्ती की जंग लड़ते हुए, वो शख्स जिसने तमाम मुसीबतें सही हों एक आइन कानून की बालादस्ती के लिए और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, वो कैसे अलग थलग रहेगा ऐसे हालात में पाकिस्तान से? वो कंप्रोमाइज़ क्या नहीं करेगा अपनी हेल्थ पर? और यही बात हम कहते थे। मामलात अगर इतने संजीदा हैं, पिछले 2 सालों में हमने नहीं देखा कि नवाज शरीफ बाकायदा तौर पर लंदन में किसी अस्पताल में एडमिट हुए हों, उनका कोई इलाज चल रहा हो, कोई ट्रीटमेंट चल रहा हो। अगर हालत उनकी वाकई ख़राब हो सकती है, अगर इलाज के बगैर वो वापस आ जाते हैं, तो जब तक वो एडमिट नहीं होंगे, बाकायदा तौर पर इलाज नहीं कराएंगे, तो वो कैसे ठीक होंगे फिर? शाजिया, मेरी दुआ है आप समेत जितने लोग इल्ज़ामात लगाते हैं अल्लाह उनको सेहत दे। ऐसा मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रही, मैं वो बात कर रही हूँ प्रैक्टिकली। ये सब लोगों को पता है कि मियाँ साहब किसी अस्पताल में वहाँ पर एडमिट नहीं हुए अपने ट्रीटमेंट के लिए। जिस बीमारी को बता के वो गए थे, उसी बीमारी के इलाज के लिए वो हमने तो नहीं देखा। अगर आप जानते हैं कि कोई एडमिट हुआ है तो आप हमें बता दें, मैं इल्ज़ाम कोई नहीं लगा रही। नहीं, आप, मैंने कहा कि आप बात कर रही हैं जो इल्ज़ामात लगाने वाले हैं उनके हवाले से जी, ये ठीक है जी। मैं अब ये कहता हूँ कि मैं दुआगो हूँ आपके लिए भी कि अल्लाह आपको सेहत दे, और जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं उनको भी खुदा सेहत दे। मगर उनको ये इल्म नहीं है कि आप डॉक्टर को चेक करवाते हैं और उसके बाद ज़रूरी नहीं होता कि वो आपको हॉस्पिटल में एडमिट करें। ज़रूरी ये है कि आपका इलाज कहाँ मुमकिन है। और बदकिस्मती है कि इनके पढ़े लिखे लोग भी जो ख़ुद को पढ़ा लिखा कहते हैं, वो भी इतनी ढिठाई से इमरान खान को खुश करने के लिए झूठ बोलते हैं और गलत बयानी करते हैं जैसे वो लाइल्म हैं इन चीज़ों से। आपको याद होगा कि बेगम कुलसूम नवाज जब बिस्तरे मर्ग पर थीं, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, तो उस वक्त भी एतजाज़ आसन समेत एक पढ़ा लिखा बंदा और ये लोग सब कहते थे कि ये ड्रामा हो रहा है। ऐसे ये लोग हैं कि अल्लाह इनको हदायत दे, जो शायद मुमकिन नहीं है, इनके वो करतूत ऐसे हैं। मगर इसके बावजूद जो फिर उसके बाद हुआ, एतजाज़ आसन समेत सब ने माफ़ी मांगी। लोग ही टीवी स्क्रीन पर आकर ये कहें कि आ जाए, बस कल आए, अब ज़्यादा देर नहीं रहे, हफ्तों की बात है, दिनों की बात है। या सादी कहते हैं कि मैं जाऊंगा, लेकर आऊंगा। फिर ये तसल्ली आप लोग किस अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर देते हैं, या वैसी अपने कारकुनों को, इस हुकूमत को तसल्लियां दे रहे हैं कि आ जाएंगे, आ जाए, कल आए? फिर क्यों आप लोग ये बात करते हैं कि बस वो आने ही वाले हैं? हाँ, देखें, जब ये कहते हैं कि हुक्मरान कि हम उनको लाएंगे, और जब पाकिस्तान की हालत नवाज शरीफ देख रहे हैं जो, उसके होते हुए हम ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की तबीयत को, मजाज को हम जानते हैं कि इस कंडीशन में पाकिस्तान को वो नहीं छोड़ सकते तन्हा, कि जिसके लिए उन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी हों, और जिस पाकिस्तान के दिफा को मजबूत करने के लिए, जिसकी मईशत को बेहतर करने के लिए सी पैक दिया, अंधेरे दूर किए, पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया, ये सारा कुछ तबाह होते देखकर वो ज़रूर पाकिस्तान इसलिए आएंगे कि वो अपनी ज़िंदगी में ये सब कुछ होता देख नहीं सकते। भले वो बीमार हैं, भले हमारी ख्वाहिश है कि वो इलाज करवाने के बाद आएँ, मगर वो किसी की नहीं सुनेंगे। और मैं अब भी कह रहा हूं
कि नवाज शरीफ रुकने वाला नहीं है। नवाज शरीफ पाकिस्तान की इस हालत को देखते हुए पाकिस्तान आ रहे हैं। अच्छा, अभी भी आप कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान आएंगे, इलाज के बगैर भी आना पड़े तो वो आ जाएंगे? मैं अब भी कह रहा हूं कि पाकिस्तान की ये सूरत हाल देखते हुए नवाज शरीफ अपनी बीमारी का बिल्कुल खातर में नहीं लाएंगे। भले उनको, हम एक फैमिली हैं, मुस्लिम लीग एक फैमिली है, वो सारे के सारे लोग उनको रोकें भी तो नवाज शरीफ पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए रुकने वाले नहीं हैं। मौजूदा सूरत हाल तो बकौल आप लोगों के पिछले 3 सालों से 3.5 सालों से चल रही है, जब से हुकूमत आई है। तो फिर इतने 2 सालों से इंतजार किस चीज़ का है? सूरत हाल में तो बेहतरी कोई नहीं आ रही, तो फिर आ क्यों नहीं रहे नवाज शरीफ साहब? फिर तो आ जाना चाहिए, हालत इतनी खराब है इस मुल्क की। शाजिया इस तरह करें, आप शाजिया इस तरह करें कि बकौल हमारे ना कहें। शाजिया आप मेहरबानी करके खुद का जायज़ा लें, अपने कैमरामैन को या अपने घर वालों से, दूसरे अफराद से पूछें। आपको अच्छी सैलरी मिल रही होगी, मगर दूसरे लोगों से पूछें कि इन्होंने इन 4 सालों में इस पाकिस्तान का हाल क्या कर दिया है जिसके होते हुए हम ये बात कर रहे हैं। और अगर हम बात गलत कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तबाही हो गई है, पाकिस्तान की मईशत बर्बाद हो गई है, तो फिर आप यकीन कर लें कि नवाज शरीफ आ रहे हैं। कब आ रहे हैं? जब आप ये कहेंगे आ रहे हैं तो फिर मैं तो ये सवाल पूछूंगी कब आ रहे हैं? ये हफ्तों की बात है। इसका मतलब है आने वाले हैं, जल्द आएंगे। बनता है, आपका ये सवाल बनता है और मैं आपको जवाब दे रहा हूं कि ज़्यादा दूर नहीं, हफ्तों की बात है, नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो महंगाई मार्च और ये जो एहतजाज आप लोग करने जा रहे हैं, इससे पहले वो आ जाएंगे, मौजूद होंगे वो पाकिस्तान में, राइट? हो भी सकता है, लेकिन एक सूरत तो ये भी है, जो बहुत पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की, कि वो आए और सीधा जेल जाएं, अपने केसेस भुगतें। बिल्कुल उससे हम भागे हुए नहीं हैं। हम तो भाई, हमने तो शाजिया देखें, सादक और अमीन डिक्लेयर किया, हमारे अदलिया जैसे मुकद्दस अदारे ने किस शख्स को, जिसके बारे में दुनिया जानती है कि उसका किरदार गिरफ्तार कैसी है इमरान खान की, और अमेरिका जैसी अदालतों ने कैसे फैसले दिए हुए हैं, मगर इसके बावजूद वो सादक और अमीन ठहरे और हम नाअहल ठहरे अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने पर, और बलि चढ़ा दिया गया जहांगीर तरीन को। ये सबके सामने है, मगर इसके बावजूद भी हम अदालतों का भी एहतराम करते रहेंगे और इन्हीं अदालतों में फिर से भी अपीलें दायर कर रहे हैं। लेकिन जावेद लतीफ़ साहब, जब मरियम नवाज साहिबा ये बात करती हैं कि नवाज शरीफ की जान की गारंटी दे, तो वो तो शाम की फ्लाइट लेकर वापस आ जाएंगे, तो हम फिर कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि सेहत की वजह से वो वापस नहीं आ रहे हैं या वाकई उनकी जान को खतरा है। अगर उनकी जान को खतरा है तो किससे खतरा है? तो कंफ्यूजन ये तो दूर करें ना कि उनकी जान की कोई गारंटी दे तो वो वापस आ जाएं, या वो तबीयत की वजह से वापस नहीं आ रहे हैं। कोई एक बात पे रहे ना आप लोग। आप शाजिया ये देखें कि एक शख्स ऐसा पाकिस्तान पर मुसल्लत करवा दिया गया है जो चाहता है कि मैं जो मुंह से बोलूं वो कानून बन जाए और जो मैं कहूं वो फैसला हो जाए। आप देखें कि किस तरह निज़ाम हुकूमत उसने चलाया, किस तरह एहतसाब के अदारों को कंट्रोल करके अपने मुखालफीन के लिए इस्तेमाल किया, और इंसाफ जैसे, अदल जैसे अदारे को भी जिस तरह उसकी ख्वाहिश है, और आपने उसकी मिसाल देख ली, काजी फायज ईसा जस्टिस मोहतरम जो हैं उनके हवाले से किस तरह रेफरेंस बनाया गया और उसके बाद फिर रिव्यू फाइल किया गया, फिर भी नहीं बाज आए उनके वज़रा और बशमूल इमरान खान। वो मुअज़्ज़ज़ जस्टिस काजी फायज ईसा के मतलब क्या गुफ्तगू करते रहे? किसी स्पीकर को ये हिम्मत हुई या पाकिस्तान के किसी अदारे को ये हिम्मत है कि उसको नोटिस करे और बुलाए उसको कि आप किस हैसियत में इस तरह की गुफ्तगू करते हैं? मगर वो लेकिन भले ही ये रिपोर्ट्स आज आप लोगों ने जमा कराई हैं लाहौर हाई कोर्ट में, हुकूमत इसको किसी तरीके से भी संजीदा लेने को, मानने को तैयार नहीं है। गिल साहब ने आज ट्वीट किया, शहबाज गिल साहब ने, वो तो आपने देखा होगा। वो कह रहे हैं कि अब तो नवाज शरीफ के डॉक्टर्स के मुताबिक उनको वो बीमारियां लाहक हो गई हैं जो औरतों को सिर्फ होती हैं।
कह रहे हैं कि नवाज शरीफ लगता है ऐसे कि कोई बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं। मतलब कि हुकूमत तो इसको किसी तरीके से भी मानने को तैयार नहीं है, संजीदा ले ही नहीं रही हुकूमत इसको। देखें, बात यह है, आप भी एक औरत हैं और मैं ऐसे घटिया लोगों की घटिया ज़बान का जवाब कभी नहीं दिया करता और ना मुझे ज़रूरत है इस जैसे शख्स का जवाब देने की। हाँ, जो इन्होंने अपने सुनना है, जिसको ये इमरान खान कहते हैं, वैसा ही ये आगे करेंगे, क्योंकि वो शाबाश देते हैं जितनी गंदी गुफ्तगू को इनका वज़ीर या मशीर करता है। और इतने लोग रखे हुए हैं सिर्फ इस तरह की गलीज़ गुफ्तगू करने के लिए। अगर इतने लोग बाहर से ये ले लेता, किसी और जमात की मिन्नत कर लेता, तो शायद पाकिस्तान की बेहतरी वो कर देते। मगर इसने सारे का सारा खजाना जो है वो इन जैसे लोगों को बोलने के लिए रखा हुआ है। तनकीद तो आप करते हैं, बेहतरी अगर ये लोग कर नहीं पाए तो जिन चीज़ों को आपको अपोज करना चाहिए और जिनमें आप लोगों को कामयाबी मिल सकती है, जावेद लतीफ़ साहब, उसमें भी आप लोग नाकाम हो जाते हैं। ये स्टेट बैंक तरमीमी बिल में हुआ क्या, अपोजिशन की सेनेट में अक्सरियत है, उसके बावजूद आप लोगों बिल जो है ना वो मंजूर हो जाता है, आप लोगों की तनकीद करने के बावजूद, इस हुकूमत पर तनकीद के निश्तर बरसाने के बावजूद। ये फिर आप लोगों ने क्या किया? देखें, मैं तो कल से ये कह रहा हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि पॉलिसी साज अभी तक अपनी तरतीब शायद नहीं बदल पाए, और अगर मुस्लिम लीग का कोई मेंबर शार्ट है, गैर हाज़िर है, या दीगर अपोजिशन जमातों का, उनको अपनी ज़िम्मेवारी निभानी चाहिए जो कि नहीं निभाई गई। खाली हम दूसरों को तनकीद का निशाना बनाएं या दबाव में लाने की बातें करते हैं, तो जो हमारे मेंबरान हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि उनकी सियासी वाबस्तगी और नज़रिए से कमिटमेंट जो है वो उस तरह नहीं निभा रहे जिस तरह कौम उनसे तवक्को रखती है। बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ जावेद लतीफ़ साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अली नवाज़ अवान साहब मेरे साथ होंगे। वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अली नवाज़ अवान साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली नवाज़ साहब आपका। अली नवाज़ साहब, नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई गई है जिसमें कहा गया है कि सफ़र ना किया जाए, इनको मज़ीद इनकी जान को ख़तरा लाक हो सकता है अगर इन्हें कैद तन्हाई में रखा गया, और इनके लिए ज़्यादा जो है ना सूरत-ए-हाल ख़तरनाक और संगीन हो सकती है। आप लोग इस पर यकीन करने को तैयार नहीं हैं, क्या वजह है इसकी? 2019 में जब नवाज शरीफ यहाँ से गए, आप लोग सरकारी हुकूमती मेडिकल बोर्ड बैठा, सब चीज़ों को उन्होंने तस्दीक किया, रिपोर्ट्स को ऑथेंटिक कहा, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने उसको भी जाली कहा। आज तो अभी ये अदालत में जमा कराई गई हैं रिपोर्ट्स, इसको भी आप लोग जाली कह रहे हैं। तस्दीक तो करा लें पहले। थैंक यू। देखें, इसके अंदर और बहुत सी चीज़ें हुई, हम उसे तो कह रहे हैं जाली, और जो उसके अंदर बीमारियां लिखी हुई हैं वो बीमारियां तो उसकी जो परसेंटेज आई है कि वो कितने परसेंट बंदों को हो सकती है और कितने परसेंट बच्चों को होती है और कितने परसेंट ख़वातीन को होती है, वो एक मजाक खुद बनाया है उन लोगों ने। एक अपना मौलिद जो इनका खुद पहले कहते थे इंग्लैंड से आके इनका इलाज करता था, अब क्योंकि वो इंग्लैंड में चैलेंज हो सकता है, वो इंग्लैंड रहता है, तो उन्होंने अब स्पेशली अमेरिका से एक डॉक्टर बुलाया है और डॉक्टर से एडवाइस ली है, और एडवाइस में सारे मशवरे हैं कि इनको वॉक करनी चाहिए, इनका जहन पे इनके बहुत दबाव है और वो बहकी बहकी बातें करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो ठीक हो जाए, तो उनको ठीक ना हो तो इनको बिल्कुल इंग्लैंड में रखा जाए। मसला ये है कि देखें, इससे
पहले 6 महीने पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इनकी केसेस लगे, जमानत के केस लगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूरा एक प्रोसेस मुकम्मल किया। उन्होंने इनकी डॉक्टर्स की रिपोर्ट मंगाई, डॉक्टर्स की रिपोर्ट को उन्होंने एवेल्यूएट किया और उन्होंने कहा कि ये बोगस रिपोर्ट है, ये सारे मशवरे हैं, इसके अंदर कोई भी प्रोसीजर इन्वॉल्व नहीं है। अगर ऐसी कोई चीज़ नहीं कही गई जिसका इलाज पाकिस्तान के अंदर नहीं है। फिर उन्होंने प्रोसेस शुरू किया कि आप इस डेट तक पाकिस्तान आ जाए वरना आपको भगोड़ा करार दे दिया जाएगा। उसके बाद फिर एक टाइम लाइन दी, उसके अंदर नवाज शरीफ को आपको कहा वापस आ जाए, आपको भगोड़ा करार दे दिया जाएगा। और आखिर में उस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करके उन मेडिकल रिपोर्ट्स की बेस पे उन्हें भगोड़ा करार दिया गया कि ये वो बोगस है। अब उन्होंने वही चीज रिपीट की है और उसी रिपीट में उन्होंने, क्योंकि इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट के अंदर उनसे पूछा गया, उनसे ये कहा गया, तो उन्होंने जाके फिर एक एडवाइजरी उनके सामने पेश कर दी जो एक चरबा है। और सिर्फ और सिर्फ ये देखिए थोड़ी देर पहले सादिक साहब क्या कह रहे थे, आप लोग तो जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह चुका हुआ है, मैं आज की रिपोर्ट की बात कर रही हूं जनाब, मैं आज की रिपोर्ट की बात कर रही हूं। आप तो उन रिपोर्ट्स को भी उन जाली कहते रहे जो आपके हुकूमती मेडिकल रिपोर्ट बैठा, सारा बोर्ड बैठा। यास्मीन राशिद साहिबा जो तहरीक इंसाफ की सूबाई वजीर हैं पंजाब में, उन्होंने उसे ऑथेंटिक कहा, उन्होंने बिल्कुल कहा कि उन्होंने खुद तस्दीक की। आप लोग तो उसको भी मानने को तैयार नहीं, तो इसको कैसे आप लोग मानेंगे? नहीं देखिए, फिर देखिए हमने उनको माना और उसी की बेस पे नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने दिया। पर नवाज शरीफ साहब जब वहां पहुंचे और वो पूरे इस्लामाबाद और लंदन की गाइड पे उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, उनके पार्क्स में घूमना शुरू कर दिया, उधर से फोन कॉल्स पे सियासत करनी शुरू कर दी, पाकिस्तान के इदारों की तस्दीक करना शुरू कर दी, नेम शेमिंग करनी शुरू कर दी, तो हमने कहा कि ये जिन बेसिस के ऊपर गए इनमें से कोई चीज ही नहीं है। 2 साल हो गए उनका कोई प्रोसीजर नहीं किया गया। कहा था कि 90% उनके जो खून की सप्लाई उनके दिमाग को जा रही है वो इतना डेंजरस है कि अदालत हमें कहती कल का भी इनका कोई पता नहीं है। आप गारंटी ले लें कि कल तक नवाज शरीफ की जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। हमने तो उन बेसिस पे जाने दिया और उसके बाद जब उन्होंने अपनी हरकत वहां शो की और बिल्कुल अपने आप को बताया कि मैं तो हशाश बशाश हूं, तो हमने कहा कि वो रिपोर्ट इसका मतलब जाली थी। तो उसके बाद हाई कोर्ट ने ये सारा तो सबसे पहले तो रिपोर्ट्स, वो जाली रिपोर्ट तैयार किसने की? इस बात को इन्वेस्टिगेट करवाया आप लोगों ने? हुकूमती बोर्ड था, वो कोई जाती मौलिज नहीं बैठे थे उस बोर्ड में इनके। मैं कोई जाती मौलिज नहीं बैठा था, वो गए थे। और देखिए जो ऊपर कमेटी बनती है वो तो उस रिपोर्ट्स की बेस पे फैसला करती है। हम ये समझते हैं वो जो रिपोर्ट्स प्रेजेंट की गई थी वो बोगस थी, उन रिपोर्ट्स के अंदर जालसाजी थी और उन रिपोर्ट्स के अंदर जो लोग उसके अंदर शामिल है हमने एक बोर्ड बिठा दिया। अब जो उसके अंदर शामिल होगा वो उसको डॉक्टर ताहिर शमसी थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, वो इस बोर्ड में शामिल थे। फिर यास्मीन राशिद साहिबा थी। शाजिया इसको थोड़ा इसको अलग कर ले। शाजिया इसको अलग कर ले। इफ यू आर अ डॉक्टर तो आप पैथोलॉजिस्ट नहीं है, आप क्या है, आपने डायग्नोज करना है रिपोर्ट्स की बेस पे। अगर आपका हार्ट का है तो वो आपको कहेंगे इको कराओ, आपको कहेंगे कि आप थैलेसीमिया टेस्ट करा के, जो एक टेस्ट होता है उनका, वो करा के लेके आए। उसके बाद वो कहेंगे कि आपने इसके अंदर इसको सर्जरी रिक्वायर्ड है, इसकी बायोप्सी होनी है, व्हाटएवर वो जो प्रोसीजर्स होते हैं। जो रिपोर्ट होती है वो पैथोलॉजिस्ट की होती है। वो पैथोलॉजिस्ट जो रिपोर्ट देते हैं उसकी बेस पे मेन डॉक्टर आपकी बीमारी को डायग्नोज करता है और आपको प्रोसीजर्स बताता है। हम कहते हैं वो जो रिपोर्ट्स कमेटी के सामने पेश हुई थी वो बोगस थी, वो उनके मैल प्रैक्टिस शामिल थी उसके अंदर और उसको मैनेज किया गया था। हम ये कहते हैं सरकारी सतह पर कहीं ना कहीं मैनेज किया गया था, ये मानते हैं आप लोग? हम तो इससे आगे शाजिया बात करें, हमें उल्लू बनाया गया था और हम बन गए। अच्छा, आज चलें, आप लोगों को ये तो रियलाइज़ हुआ कि आप लोगों को उल्लू बनाना कोई मुश्किल नहीं है, आसान है, कोई भी उल्लू बना सकता है इस हुकूमत को। अब इस बात का मुझे जवाब दें। साफ सच्चे एक और चीज में नाकामी तस्लीम तो हम बन जाते हैं, कोई बात नहीं, पर हम इसका क्या कह रही हैं? एक और चीज पे फिर अपनी नाकामी तस्लीम कर लें कि बड़े जोर और शोर से कहते थे कि नवाज शरीफ को हम लेकर आएंगे, इन्होंने खुद तो आना नहीं है, बैठे रहेंगे। आज भी आप इमरान खान साहब की तकरीर सुन लें, उनका कोई भी इवेंट हो, जलसा हो, कुछ भी हो, उनकी तकरीर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मियाँ बरादरान, शरीफ ख़ानदान, जरदारी ख़ानदान से शुरू होकर इसी पर ख़त्म हो जाती है। ये आप लोग आज इस नाकामी को तस्लीम करें कि आप लोग लाना चाहते थे, कभी कह रहे थे मुआहदा हो गया है, कभी कह रहे हैं इस बेस पर हम जो है ना वो शहबाज शरीफ को नायल करवाएंगे। आप लोग खुद फिर क्यों नहीं ला सके नवाज शरीफ को वापस?
नहीं देखिए, ये बात आपकी ठीक है कि इसमें हम तो पहले कह रहे हैं कि जो पहली वाली रिपोर्ट्स की बेस पे जब हमने बाहर जाने दिया तो वो हमारी गलती थी और हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। सेकेंडली हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, उसके हम प्रोसीजर आपको तरीकाकार बता देता हूँ। पहले फेज़ के ऊपर हमने उनका जो पासपोर्ट है उसको हमने सील कर दिया। दूसरे फेज़ के ऊपर हम इंग्लैंड और उनकी हुकूमतों के साथ जो एग्रीमेंट्स होते हैं कि आप मुजरमों को मुलजमों को आप एक्सचेंज कर सकते हैं, उस लेवल पे हम चले गए हुए हैं। तीसरी चीज़ जो उन्होंने अपना वीज़ा वहाँ अप्लाई किया था, जिस बेस के ऊपर अप्लाई किया था, उसके अंदर हुकूमत ने अपना रोल प्ले किया और आपको पता है उनका मतलब वीज़ा वहाँ से रिजेक्ट हो गया। अब तक आप लोगों ने करी वो सब नाकाम हो गए। कर रहे हैं बिल्कुल ठीक, जब तक वो आएंगे नहीं उस वक्त तक तो कामयाबी कोई नहीं है ना। और इमरान प्राइम मिनिस्टर साहब उनकी तकरीर उधर से क्यों शुरू करते हैं? देखें, हम पनामा पेपर्स के अंदर किसी आम बंदे का जिक्र तो नहीं आया था ना, अगर स्विस स्कैंडल के अंदर किसी आम बंदे का केस तो नहीं आया था ना, कोटैकना के अंदर किसी आम केस तो नहीं आया था ना। अगर ये आप जाते हैं और उधर हार के जिक्र होता है स्विस अदालतों के अंदर, उन्हें गवर्नमेंट को कहा जाता है कि आप आके अपना मौकफ दें और इस सारी चीज को ओन करें, और वो नहीं देते तो आप उन्हीं का जिक्र करते हैं, बड़े चोरों की बात करते हैं ना। आप ये कहते हैं जिन्होंने पॉलिसी मेकिंग करके चोरी की है पाकिस्तान में, जिन लोगों ने एक्ट बना के चोरी की है, जिन्होंने एसआरओ इशू करके चोरी की है, जिन्होंने पाकिस्तान के लॉ को वायलेट करके चोरी की है, आप तो हमेशा बड़े को बनाते हैं ना। दुनिया के अंदर एक आम आदमी जो जुर्म करता है और जब बड़ा आदमी जुर्म करता है तो बड़े को सजा ज्यादा होती है, क्योंकि लोगों को बताया जाता है, सिंबल बनाया जाता है, उसे बताया जाता है ये देखो अगर आप करोगे तो आपको ये सजा मिलेगी, देखो उसको ये सजा हुई है। आम आदमी जितने भी अब तक आप लोगों ने इल्जामात लगाए हैं, ये जो आप बात करें इनमें से सजा तो अभी तक किसी को नहीं हुई। किस चोरी पर किसको सजा हुई है ये तो बता दें। साहब 2 दफा कन्विक्ट हो चुके हैं। नवाज शरीफ साहब 2 दफा कन्विक्ट हो चुके हैं, 7-7 साल की उनकी सजा है। एहतसाब अदालत से कन्विक्ट हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट से कन्विक्ट हुए हैं, और दूसरी तरफ अब शहबाज शरीफ साहब की कन्विक्शन बहुत करीब लगी हुई है। उनसे पूछा जा रहा है कि आपकी जो रमजान शुगर मिल है उसके 14 मुलाजिम थे, 17,000 ट्रांजेक्शन हुई है, 16 अरब रुपया ये बातें जो इतने पलंदे लेकर शहजाद अकबर साहब बैठते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो आज कहाँ हैं? उनकी अगर इतनी ऑथेंटिक उनकी सारी इन्वेस्टिगेशन या देखें होते आप लोग तो खुद उनकी उस कारकर्दगी से सेटिस्फाइड नहीं थे, इस्तीफा ले लिया। हम हर उस आदमी की कारकर्दगी से सेटिस्फाइड नहीं होंगे शाजिया। जो हमने देखे हमारा नारा क्या है, हमारा नारा था एहतसाब का। हमने क्या कहा था कि 2 पार्टी छोड़ो, ये चोरों की पार्टीज हैं, हम एहतसाब करेंगे, हम बड़े चोरों को पकड़ेंगे, हम लोग पाकिस्तान का लूटा हुआ पैसा वापस लेके आएंगे। तो हमारा ये नारा था। हम उसके अंदर रिजल्ट ओरिएंटेड है। हम समझते हैं कि अगर कोई बंदा बहुत अच्छा होगा, पर अगर अभी तक प्रोसिक्यूशन लेवल में कोई मसला आ रहा है तो प्रोसिक्यूशन चेंज होगी, एडमिनिस्ट्रेटिवली कोई मसला आ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होगी। बट हम पाकिस्तान को जो लोगों को हम बता के हमने उसको डिलीवर करना, आखिर में रिजल्ट काउंट करेगा। ये काउंट नहीं करेगा ये बंदा था कि नहीं था, ये प्रोसिक्यूशन थी कि नहीं थी, आखिर में रिजल्ट काउंट करेगा, और उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी तहरीक इंसाफ के रहनुमा अज़ावान साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेने नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। आज चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने अपनी मुलाजमत के आखिरी रोज़ कराची बल्दिया के हवाले से MQM की दरख्वास्त पर जो महफूज फ़ैसला था वो सुनाया। चीफ जस्टिस ने तहरीरी फ़ैसला सुनाते हुए कहा कि सिंध हुकूमत बाइख्तियार बल्दियाती इदारे कायम करने की पाबंद है। मास्टर प्लान बनाना और इस पर अमल दरामद कराना बल्दियाती हुकूमतों के इख्तियारात हैं। कोई नया मंसूबा सूबाई हुकूमत शुरू नहीं कर सकती। अदालती फैसले में कहा गया है कि सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 की शिक 74 और 75 कलअदम करार दी जाती हैं। सिंध हुकूमत तमाम क़वानीन की आर्टिकल 140A से हम आहंगी को यकीनी बनाए। फैसले में मज़ीद ये कहा गया है कि आइन के तहत बल्दियाती हुकूमत को माली, इंतज़ामी और सियासी इख्तियारात यकीनी बनाए जाएँ। सिंध हुकूमत मकामी हुकूमतों के साथ हम आहंगी और अच्छा वर्किंग रिलेशन रखने की पाबंद है। नाजरीन, सिंध की सूबाई हुकूमत की तरफ से बल्दियाती कानून में 2013 में जो तरमीम की गई थी उसके खिलाफ MQM ने 2017 में एक दरख्वास्त दायर की थी।
उस पर अदालत ने दिसंबर 2020 को अदालत ने फैसला महफूज किया था, जिसे आज सुनाया गया। सिंध हुकूमत ने बल्दियाती ऑर्डिनेंस में 2013 में तब्दीली की थी, जबकि 2021 में एक बार फिर तब्दीली की। 2021 में की गई बल्दियाती तरमीमी बिल पर अपोजिशन जमातों ने खूब एहतजाज किया और जमात इस्लामी ने 1 महीने का धरना दिया। इस तवील धरने के बाद वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने में कामयाब हुई, मगर इन मुज़ाकरात के जो मंदरजात हैं, ये कहानी अभी तक सामने नहीं आ सकी कि बल्दियाती तरमीमी बिल में कौन सी इस्लाहात करने के लिए सिंध हुकूमत ने आखिर हामी भरी है। एक तरफ MQM और दीगर जमातों ने बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज किया और दूसरी तरफ अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाया। तरमीमी बिल के ज़रिए सिंध हुकूमत ने बल्दियाती इदारों के जो इख्तियारात अपने पास रखे, इसे सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार देते हुए बल्दियाती तरमीमी बिल 2013 की शिक 74 और 75 को मुअत्तल किया है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत अदालती अहकामात पर अमल दरामद करते हुए बल्दियाती इदारों को इख्तियारात देने के लिए अपोजिशन जमातों के साथ मुशावरत करने के लिए तैयार होगी या नहीं। मैं बात करूंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं सेनेटर सलीम मानवीवाला साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम मानवीवाला साहब आपका। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया कि सिंध हुकूमत बाइख्तियार बल्दियाती इदारे कायम करने की पाबंद है, क्या इसको चैलेंज करेंगे या जो अपोजिशन जमातों ने पिछले 2 महीनों से धरना दिया हुआ था, 1 महीना जमात इस्लामी ने धरना दिया, उसके बाद MQM बाहर निकली, उसके बाद अब PSP एहतजाज के लिए बैठी है, आप लोग बात करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे, इस फैसले को चैलेंज करेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, पीपल्स पार्टी हमेशा, चाहे फेडरल गवर्नमेंट में रहे चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, ऑपोजिशन को कभी इग्नोर नहीं करती और हमेशा हम कोशिश करते हैं कि बातचीत से हल निकले। कभी जोर इस्तेमाल नहीं हुए और मैं ये कंडेम करता हूं अगर किसी ने ये पुलिस ने जो ज्यादती की है ये ऑन देयर ओन की है और ये कभी भी पीपल्स पार्टी का ये नहीं होता कि जी वो किसी किस्म की ज्यादती करे। जहां तक सुप्रीम कोर्ट का ताल्लुक है डिसीजन का, एक तो 2 साल के बाद लास्ट डे पे ये डिसीजन आया जो कि मुझे एवरीबडी इज लिटिल कंसर्न कि लास्ट डे पे जाते जाते उन्होंने ये डिसीजन दिया। तो ये अगर पहले आ जाता 1 महीने पहले 2 महीने पहले तो इसको इतनी वो कहते हैं तशवीशनाक निगाह से नहीं देखा जाता, मगर क्योंकि उनकी लास्ट डे ऑफ रिटायरमेंट पे उन्होंने डिसीजन दिया तो सबको ये कंसर्न है कि ऐसा क्यों किया उन्होंने और क्या वजह थी। खैर वो जो भी वजह थी उन्होंने किया। अब जहां तक उसमें जो उन्होंने चीजें कलअदम की हैं या जो उन्होंने चीजें डिक्लेयर की हैं कि जी ये निकाल दी जाए ये शिके लॉ में से और लॉ को रिविजिट किया जाए। देखें, जो बल्दियाती निजाम है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बगैर नहीं चल सकता, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और ये भी है ना, बल्दियाती निजाम फिर इख्तियारात को नीचे मुंतकिल किए बगैर भी नहीं चल सकता, जो नुमाइंदे हैं उनको बाइख्तियार बनाए बगैर भी नहीं चल सकता। एग्जैक्टली। तो ये एक कड़ी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, बल्दियाती निजाम, उसके नीचे यूनियन काउंसिल। जब तक आप ये पूरी कड़ी पूरी नहीं करेंगे तब तक इसका कोई रिजल्ट आपको नजर नहीं आएगा। ये कहना कि जी बल्दियात वाले खुद ही अपनी तंजीमें निकालेंगे, खुद ही अपना, भाई वो तो एक शहर का हिस्सा है, वो कहाँ से अपनी स्कीमें निकालेंगे, वो कहाँ से, जब तक कि उनका कोई कनेक्शन विद द प्लानिंग विद द अथॉरिटीज नहीं होगा, वो कैसे अपनी कोई प्लानिंग कर सकते हैं, कैसी अपनी चीजें कर सकते हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने यही तो कहा है कि मास्टर प्लान बनाना फिर इस पर अमल दरामद कराना ये बल्दियाती हुकूमतों के इख्तियारात में ये चीजें शामिल हैं। कोई नया मंसूबा सूबाई हुकूमत इस तरह शुरू नहीं कर सकती। देखिए, मैं आपको यही बता रहा हूँ ना कि इख्तियारात का मसला नहीं है यहाँ, ये मसला है कि ना बल्दियात की गवर्नमेंट काम कर सकती है ऑन देयर ओन, ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट काम कर सकती है। ये कहना कि एक ये नहीं कर सकता दूसरा ये नहीं कर सकता, मैं समझता हूँ ये भी गलत है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं चल सकते। और मुझे जो लगता है सबसे ज्यादा बड़ा मसला है माली इख्तियारात का। अब जो मेयर है, नीचे जो दूसरे नुमाइंदे हैं यूनियन काउंसिल लेवल सतह के, वो अब उन्होंने गली मोहल्लों के सड़कों के कोई काम करवाने हैं
तो क्या वो सूबाई हुकूमत की तरफ देखें? पिछले अरसे में हम वसीम अख्तर साहब को भी यही देखते रहे, वो हमेशा एक ही रोना रोते रहे, एक ही एहतजाज करते रहे, पैसे पैसे वसाइल पैसे, जिसकी उन्हें कमी रही बकौल उनको पैसे नहीं दिए जाते थे, वो हमेशा मांगते थे, उनको नहीं मिलते थे। तो अगर माली तौर पर निचले नुमाइंदे मजबूत नहीं होंगे तो काम नहीं चल सकता। सलीम साहब, मैं बल्कि आपको कहूंगा ये बात बिल्कुल गलत है। उनको 9 बिलियन रुपए दिए गए और वसीम साहब से ये पूछना चाहिए कि उन्होंने उन 9 बिलियन रुपए का क्या किया। बल्कि उनके MQM वाले, ये मैं आपको बड़ी कॉन्फिडेंस से बात बता रहा हूँ कि उनके MQM वाले उनसे पूछ रहे थे कि जो पैसे आपको प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने दिए आपने उनका क्या किया भाई, किधर खर्च किए, जरा हमें भी तो बताएं। तो ऐसा नहीं है कि उनको पैसे नहीं मिले, ये तो सिर्फ एक स्ट्रेटेजी होती है कि ये कहना कि पैसे नहीं मिले, पैसे नहीं मिले। ये हो ही नहीं सकता कि उनको पैसे नहीं मिले। वो तनख्वाहें कहाँ से देते रहे लोगों की अगर पैसे नहीं मिले? तो पैसे जरूर मिले, मगर ये है कि उसकी अकाउंटेबिलिटी की जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट बात करता है, और मैं आपको ये इस्लामाबाद की भी एग्जांपल देता हूँ। इस्लामाबाद में भी चाहे वो कोई भी इदारा हो, मेयर हो इस्लामाबाद का, उसको जब पैसे रिलीज होते हैं तो ही हैज टू गिव एन अकाउंट ऑफ वेयर द मनी इज गॉन, और वो किस प्रोजेक्ट पे खर्च हुए हैं, वो कहाँ खर्च हुए हैं, कैसे खर्च हुए हैं। तो ये कहना कि जी पैसे नहीं मिले, मैं इस पे एग्री नहीं करता जब तक कि वो ये जस्टिफाई नहीं करें कि जो पैसे मिले उनका क्या हुआ। वो बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ये उनसे पूछा जाना चाहिए कि जो 9 बिलियन बकौल आपके उनको मिले हैं तो वो उन्होंने पैसे कहाँ लगाए, कहाँ गए वो पैसे, क्योंकि हम तो हमेशा यही सुनते रहे हैं कि उनको जो है ना वो माली इख्तियारात से महरूम रखा गया। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब शिक नंबर 74 के तहत सूबाई हुकूमत मकामी हुकूमत के किसी भी इदारे को अपने इंतजाम में ले सकती है या वापस भी कर सकती है, जबकि शिक नंबर 75 के तहत हुकूमत किसी भी तरक्याती मंसूबे की सरबराही कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों शिकों को कलअदम करार दे दिया है। अब अदालती फैसले की रोशनी में अगर देखा जाए तो सूबाई हुकूमत की ज़ाहिर ऐसे कोई बदनीयती तो सामने नहीं आ रही है, लेकिन ऑपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात तो दुरुस्त मालूम होते हैं सर। देखिए, अगर ऑपोजिशन, मैं आपको जमात इस्लामी का बताता हूँ। हाँ, जब जमात इस्लामी ने धरना किया तो मैंने हमारे जो जमात इस्लामी के मेंबर हैं मुश्ताक साहब, उनको मैंने बुलाया सेनेट में अपने ऑफिस में और हमने लंच किया। मैंने कहा मुश्ताक साहब मुझे ये पूछ के बताएं, वो कहते हैं जी ये कानून वापस ले लें, कानून वापस ले लें। मैंने कहा इस कानून में प्रॉब्लम क्या है, ये तो उनको कहें, हमें लिख के दें, वो क्या चेंजेस इसमें चाहते हैं, क्या चीज उनको नहीं पसंद है। सिर्फ हर दफा ये कह देना कि जी कानून वापस लें, कानून वापस लें, ये तो कोई बात ना हुई। फिर मुश्ताक साहब ने उनसे बात की और उन्होंने उनको कहा कि भाई आप जो इसमें चीजें शिकें आपको मंजूर नहीं है, जो आप चाहते हैं कि ये गलत है, इसमें ये चेंजेस चाहते हैं, वो आप लिख के दें। तो फिर उन्होंने उनको लिख के भिजवाई और उन्होंने हमें डिलीवर की और मैंने आगे अपनी क़यादत को दी। तो मेरा कहने का मतलब है, देखें, जस्ट फॉर क्रिटिसाइजिंग। तो अब जो मुआहिदा हुआ, जो मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं, वो जरा वो उस बारे में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि कौन सी ऐसी शिकें हैं जो सिंध हुकूमत ने मानी तो वो धरना खत्म करने पे राजी हुए? देखिए, हमने उनको बड़ा क्लियरली कहा कि आपने जो चीजें कही हैं हम आपके साथ बैठेंगे, एक एक शिक पे आपसे डिस्कस करेंगे, या हम आपको मनाएंगे या आप हमें मनाएं। तो ये कह देना कि जी बस कानून आप खत्म कर दें, ये तो कोई डिमांड नहीं होती ना। ये ऐसी बात है कि वसीम साहब कहते हैं मुझे पैसे नहीं मिले। अरे भाई, जो पैसे मिले उनका तो हिसाब दे दें। वो तो आपने कहाँ लगा दिए, किस स्कीम में लगा दिए, क्या डेवलपमेंट की आपने कराची की, हमें वो तो बता दें। आइडियल सिचुएशन तो ये होनी चाहिए थी सलीम साहब। अब जाहिर है अब जितनी भी ऑपोजिशन जमात, PSP है, MQM बाहर निकली, जमात इस्लामी निकली, तहरीक इंसाफ को इस पर बहुत ज़्यादा एतराज़ात हैं। अब हर एक की डिमांड्स को अलग अलग तो सुना नहीं जा सकता। तो क्या ये बेहतर नहीं है कि इन तमाम जमातों के साथ मिलकर बैठकर कुछ उनकी मान ली जाए, कुछ अपनी मनवा ली जाए? बिल्कुल ऐसे ही होगा, ये मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ, ये ऐसे ही होगा और आप देखिएगा ये मसला ऐसे ही हल होगा। और इसका हल भी यही है और कोई हल नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीमा सेनेटर सलीम मानवीवाला साहब मेरे साथ हैं, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में इन दिनों किसानों को यूरिया खाद मुयस्सर नहीं है, जिसकी वजह से इन्हें फ़िक्र है कि गंदम की जो फसल है इसकी पैदावार कम होगी, जबकि हालिया बारिशों के बाद 2 हफ्ते मज़ीद बाकी हैं जिसमें वो गंदम की फसल को यूरिया खाद दे सकते हैं। यूरिया खाद का जो बहरान है ये क्यों पैदा हुआ और किसकी गफलत की वजह से ये सब बहरान पैदा हुआ? पाकिस्तान में यूरिया खाद बनाने वाली सनत ये कह रही है, उनका ये मानना है कि उन्होंने यूरिया जो है ये मुल्की ज़रूरत के ऐन मुताबिक बनाई थी। यानी पाकिस्तान में इस वक्त 6.7 मिलियन टन यूरिया बनाने की सलाहियत मौजूद है, जबकि मुल्क में इसकी जो मांग है, डिमांड है, वो 6 मिलियन टन से कुछ ज़्यादा बताई जा रही है। अब सवाल ये है कि अगर खाद कैपेसिटी के मुताबिक, ज़रूरत के मुताबिक बनाई गई तो फिर गई कहाँ? कुछ इत्तलात के मुताबिक खाद महंगे दामों अफ़गानिस्तान स्मगल की गई। अगर ऐसा हुआ तो इसे रोकना किसकी ज़िम्मेदारी थी? अगर इन 1-2 हफ्तों में किसानों को गंदम के लिए खाद नहीं मिलती तो इसके असरात आइंदा फसल पर कितने पड़ सकते हैं? और फिर एक ऐसा मुल्क जिसकी ज़राअत को मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, वहाँ फूड सिक्योरिटी ना होने की वजह से पैदावार में ऐसी कमी वाक़ई होने जा रही है जिसके असरात आइंदा साल पड़ सकते हैं। खाद बहरान की यही सूरत हाल रही तो किसानों को गंदम के बाद गन्ने और मकई की फसलों के लिए यूरिया खाद की ज़रूरत होगी और उसमें भी ज़्यादा वक्त अब बाकी नहीं रहा। तब सूरत हाल क्या होगी? मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन करें चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन सैयद महमूदुल हक बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपका। सबसे पहले तो ये बताइएगा, अभी जो खाद बनाने वाली सनतें हैं, जब ये कह रही हैं कि हमने ज़रूरत के मुताबिक बनाई, जो कैपेसिटी थी, जो डिमांड थी, उसके मुताबिक खाद मौजूद थी, तो फिर तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है। सवाल यही है कि गई कहाँ? अगर मुल्क में ज़रूरत के मुताबिक थी तो किसान क्यों रो रहा है आज? शाजिया, आपने अपने इंट्रो में ये बात कह दी कि जो फर्टिलाइजर कंपनी हैं, फैक्ट्री हैं, वो कह रही हैं कि हमने खाद जो है वो ज़रूरत के मुताबिक बनाई है और जो कैपेसिटी है उसके मुताबिक बनी है। तो फिर आसमान उड़ा के ले गया या ज़मीन फटी और यूरिया उसमें चली गई, तो यूरिया कहाँ? आज किसान जो है वो दर फिर रहा है, वो महंगी खाद लेने पे मजबूर है, वो लाइनों में खड़े होकर उसकी जो तजलील हो रही है और इज्जत नफ्स मजरूह हो रही है वो मैं बयान नहीं कर सकता। गुजारिश ये है कि यहाँ पे हर चीज जिनको मिल रही है उनको ब्लैक में मिल रही है, महंगे दामों मिल रही है। देखिए शाजिया, बात ये है कि ये सारी चीज गैस मिल रही है, गैस नहीं मिल रही, ये उस कैपेसिटी के मुताबिक चल रही है, नहीं चल रही, ये तो काम हुकूमत वक्त का है कि वो इसको देखे। आप ये देखें कि क्या हमारा मुल्क मुतहम्मिल हो सकता है कि वो इस पे गंदम की कमी वाक़ई होगी, पैदावार जो है वो कम होगी। आप देखें कि आज जो एक 15 का जिम्मेदार है वो भी लाइनों में खड़े होके एक तरफ गन्ने की छिलाई करके उसको शुगर मिलों तक पहुंचाना, वो किसान उसमें उलझा हुआ है। के लिए क्या नई बात है? क्या इससे पहले रशिया से आप लोगों ने इंपोर्ट नहीं की? क्या चीनी इंपोर्ट नहीं की? क्या गंदम इससे पहले इंपोर्ट नहीं हुई? याजिया, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि ये हमारा मुल्क इतना जरखेज मुल्क है कि यहाँ से तो चीजें फिर जानी चाहिए, एक्सपोर्ट होनी चाहिए, लेकिन ये चीज जो है कि खाद की जो कमी है इसमें आप ये देखें कि इसको बाहर भी ले जाया गया समलिंग की शक्ल में और उसके बड़े वाजे जो है वो मीडिया ने भी रिपोर्ट किया उसको वजाहत के साथ, और हम भी कह रहे हैं कि हमारे जराए भी बता रहे हैं कि कमो पेश जो है वो 1 करोड़ 1.5 करोड़ बैग जो है वो बाहर गया। क्या वो अच्छा स्मगल हुआ? गया? जी, बाहर स्मगल हुआ, उसको रोका नहीं गया। अगर हुकूमत के इल्म में नहीं ये नाकामी, और अगर होने के बावजूद नहीं रोका, ये उससे बड़ी नाकामी। मैं कहता हूं कि इंतजामी नाअहली है, इसमें इतना शॉर्टेज का अमल दखल नहीं है जितना कि उसकी तरसील के अंदर जो है वो बदनज़मी देखी जा रही है और फिर उसकी मुख्तलिफ तौजीहात पेश की जा रही हैं। एक वजीर मासूम फरमाते हैं
कि जनाब जो है वो किसान के पास पैसा ज्यादा आया है। जब पैसा ज्यादा आया है तो किसान ने यूरिया ज्यादा खरीदा है। जब किसान ने यूरिया ज्यादा खरीदा है तो फिर यूरिया शॉर्ट हो गया है। शाजिया मेरी मतलब कि तो हुकूमत इंडिकेट कर रही है कि जखीरा अंदोजी हुई है, फिर ब्लैक पे बिक रही है, होल्डिंग हुई है। आप ये देखें कि उसमें बुरी तरह हुकूमत नाकाम हुई है। आप ये जो डीलर्स हैं उन्होंने जो है वो मिसमैनेज किया है। आप इस वक्त भी आप देखें कि आज जो है वो जनवरी गुजर गया, फरवरी आ गया और अभी तक भी किसान जो है वो परेशान है। कितना वक्त और है? तकरीबन 2 हफ्ते हैं और जिसमें खाद अगर अवेलेबल हो जाती है, मिल जाती है तो डल सकती है, तो आपकी जो पैदावार है वो हो सकती है अच्छी। देखे ना, फिर भी जो नुकसान हो चुका वो हो चुका। अब आगे उसको कवर करने के लिए, क्योंकि हम जो मीटिंग इस्लामाबाद के अंदर हुई थी 12 जनवरी को, हम भी उसमें शामिल थे और उसमें ये तमाम चीजें डिस्कस हुई, जिसमें मखदूम खुसरो बख्तियार साहब भी शामिल थे और फखर इमाम साहब भी और दीगर जो सेक्रेटरीज थे मुतल्लिका महकमों के वो भी थे और जो के हेड्स हैं वो भी थे। अब गुजारिश ये है कि इसको इस तरह से मिसहैंडल किया गया है कि इस वक्त किसान जो है वो 2700 और 2500 में जो है वो खरीद कर रहा है। ये जो किसान की जेब से पैसा निकला है, जहां पे हम पहले ये कहते रहे हैं कि हुकूमत ने जो है फसलों के रेट बढ़ाए, उससे किसान को फायदा हुआ, तो अब हम ये बात कहते हैं कि किसान कि इससे कितना नुकसान होगा, कितने फीसद कम इसकी पैदावार हो सकती है। ज़ाहिर है टारगेट तो अचीव नहीं होगा और बाहर से फिर हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये कम से कम भी 10% 12% जो है ये कम होगी। कुछ हमारी जो हार्वेस्टिंग का वो तरीका है वही पुराना और रवायती, उसकी वजह से भी जो है वो 2-3% जो है वो कम होती है ऑलरेडी। तो अब जो है वो खाद ना डलने की वजह से आप यकीन करें कि आज भी मुझे फोन आए और छोटे जिम्मेदारों के आए हैं जिनके 2 एकड़ 3 एकड़ या 5 एकड़ है शाजिया, उनकी तो कुल पूंजी वही है। अगर उनकी पैदावार जो है वो सही तो मैं एक तो डीएपी ने इससे प्राइस पे भी फर्क पड़ेगा, कीमतों पे भी फर्क पड़ेगा जाहिर है फिर। जी बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन शाजिया उसका फायदा देखे किसान को कभी भी नहीं मिला। किसान से 1800 रुपये गंदम ले ली और हमारे यहाँ कोई मैकेनिज्म नहीं है। आप देखें कि कोई गंदम मुझसे अगर खरीद कर रहा है और जो ले जाने वाला है ये गवर्नमेंट को कोई पता नहीं है। गवर्नमेंट के खातों में कुछ इस बात को ये जाहिर नहीं करती कि ये गंदम कहाँ गई। सिर्फ जो गवर्नमेंट खरीद करती है उसका हिसाब होता है, जबकि हमने ये तो ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन महमूद उल बुखारी साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।